एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो चलो बच्चा पार्टी, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे पोएट एंड पैनकेक्स, क्लास 12th का ये चैप्टर है। चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। भाई अबाउट द ऑथर आप लोग अपने आप पढ़ेंगे, मैं सीधा कहानी पर आऊँगी। ऑथर कौन है? अशोकामित्रन जी, जिन्होंने कहानी लिखी है। ठीक है, अब आते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। देखो, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या है? ब्रांड नेम है एक मेकअप मटेरियल का। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मूवीज़ में जो मेकअप लगाते थे ना, वो मेकअप है ये पैनकेक जो भी है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। अब ट्रक लोड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये भर भर के लाते थे बहुत सारा। वैसा तो नहीं, ये मेकअप भी ट्रक में आता होगा, इसका मतलब है भर भर के आता था जेमिनी स्टूडियोज़ में, जहाँ शूटिंग होती थी, एक्ट्रेस को लगाया जाता था। अब यहाँ पे जैसे कि ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूजेस, यहाँ कहा जा रहा है कि ग्रेटा गार्बो एक हीरोइन थी कि भाई उन्होंने ज़रूर यूज़ किया होगा, बिकॉज उस ज़माने की ये बात है। मिस गौहर मस्ट हैव यूज, मिस गौहर ने भी इसे यूज़ किया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वैजंती माला ने भी इसे यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री, क्योंकि शायद उनका टाइम पीरियड अलग था, वो काफ़ी बाद में आई थी, तो शायद ही उन्होंने इस मेकअप मटीरियल के बारे में, इस पैनकेक के बारे में सुना भी हो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना जेमिनी स्टूडियो का, वो कहाँ था? ऊपर की तरफ था, अपस्टेयर था। कौन सी? एक बिल्डिंग में। और वो बिल्डिंग कौन सी थी? दैट वाज बिलीव्ड, उस बिल्डिंग के बारे में ऐसा माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। हिस्ट्री में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े तो रॉबर्ट क्लाइव को डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का वो घोड़ों का अस्तबल था। उसी बिल्डिंग के अंदर अपस्टेयर्स में ऊपर की तरफ ये जेमिनी स्टूडियो बनाया हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे आते हैं। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन से भी ज़्यादा और बिल्डिंग्स भी थी इन अ सिटी, उस शहर में। आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, और मतलब एक दर्जन से भी, रॉबर्ट क्लाइव इतना अमीर था, ये बता रहे हैं कि उसकी एक दर्जन से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स थी शहर के अंदर, और उसका घर थी वो सारी की सारी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, ब्रीफ लाइफ क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ना बहुत ज़्यादा जिया नहीं था, उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी थी, तो कह रहे हैं उसकी ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उस मद्रास में भी वो और कम दिन रहा। मतलब इतनी तो उसकी लाइफ थी और इतना वो मद्रास में रहा, तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, छोटे से टाइम में वो मद्रास में रहा। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत कुछ किया। लॉट ऑफ मूविंग मतलब उसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स की, मीन्स उसने बहुत सारे काम किए। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, यानी कि उसने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी। कहाँ पर लड़ी? रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के दूर दराज के इलाकों में, बिल्कुल जहाँ कोने कोने में हम कह सकते हैं। एंड मैरिंग अ मैडन, और एक कुंवारी कन्या से उसने शादी भी करी। मैडन का मतलब होता है एक यंग गर्ल जिसकी पहले कभी शादी नहीं हुई, तो कुंवारी कन्या से उसने शादी करी। कहाँ करी थी? सेंट मैरी चर्च में की थी, और ये चर्च कहाँ था? फोर्ट, यानी किले के अंदर था, सेंट जॉर्ज के इन मद्रास। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज में था, मद्रास में। समझ में आ रहा है रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता रखा है बस कि उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी, लाइफ उनकी छोटी थी, मद्रास में वो रहे थे, थोड़े ही टाइम के लिए रहे थे। उन्होंने एक लड़की से शादी करी थी जो कुंवारी थी, मैडन थी, सेंट मैरी चर्च में की थी। और फोर्ट, ये जो चर्च था ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज में, जो कि जगह है मद्रास की। ठीक है, अब आओ द मेकअप रूम। अब यह वापस रॉबर्ट क्लाइव को भूल के अब आगे आ जाते हैं, भूलना भी नहीं है, भूल मत जाना, क्योंकि भी याद करके चलते रहो। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। अब मेकअप जो कमरा था ना, वो ऐसा था जैसे बाल काटने का सैलून होता है, और यहाँ पर लाइन से ऐसे शीशे लगे हुए हैं, शीशे के किनारे किनारे यहाँ बल्ब लगे हुए हैं ना। ठीक है, ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्ब से निकलती है बहुत ज़्यादा गर्मी। अब इनके आगे जो चेयर पे बैठेगा ना यहाँ पे, उसको लगेगी क्या बहुत ज़्यादा गर्मी, बस यही बात आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप रूम था उसका लुक था एक बाल काटने वाले सैलून की तरह। जैसे बाल काटने वाले सैलून में क्या होता है, आप बैठते हो शीशे के आगे चेयर पर, वैसे ही विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पे लाइट लगी हुई थी। ये देखो शीशे पे लगी हुई थी। हाफ अ डजन लार्ज मिरर थे वहाँ पे, लगभग 6 मिरर, हाफ अ डजन मतलब 6 मिरर वहाँ पे लाइन से ऐसे लगे हुए थे। ठीक है, और ऑल एंगल्स में मतलब ऐसे पूरे, इस पूरे एंगल्स में इसमें लाइट लगी हुई थी। ठीक है, एंड दे वर ऑल इंसिडेंट लाइट। अब ये कैसी लाइट्स होती हैं? जैसे बल्ब आते हैं ना, जिसमें से गर्मी निकलती है, इस तरह की चमकदार वाले जो होते हैं, गर्मा गर्म बल्ब जो होते हैं, वो लाइटें लगी थी। सो यू कैन इमेजिन, भाई तुम इमेजिन तो कर ही सकते हो कि कितना फारी मिजरी होगा। फारी मतलब एकदम उनको कितनी गर्मी लगती होगी, कितना मिजरी, मिजरी मतलब उनको कितना दुख होता होगा, कितना प्रॉब्लम्स होती होगी, कितना डिस्कम्फर्ट होता होगा ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। जो लोग भी मेकअप करवाते हैं उनको कितना प्रॉब्लम आती होगी।
द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। अब यहाँ से याद कर लो कि सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कौन बना था। हेड कौन होता है, जो मेन पर्सन होता है, वो था एक बंगाली, हु बिकेम टू बिग। अब उसका स्टेटस ज़्यादा हाई हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया फॉर अ स्टूडियो। तो उसने कहा ये स्टूडियो मेरे लायक नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चला गया। पहला कौन था, बंगाली था, जिसका स्टेटस हाई होने की वजह से वो स्टूडियो को छोड़ के चला गया। देन ही वाज सक्सीडेड, यानी उसके बाद कौन आया, एक महाराष्ट्रियन आया, हु वाज असिस्टेड। अब महाराष्ट्रियन के असिस्टेंट कौन रहे, मतलब उसके अंडर में किस किसने काम किया, नाम ध्यान से समझ लेना, धारवाड़ कणंगरिया, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना भैया। ये कहाँ का था, ये आंध्रा का था। इसके अलावा और किस किसने असिस्ट किया था, एक मद्रास का बंदा था, इंडियन चाय क्रिश्चियन, मद्रास से आया था, और मतलब इंडियन क्रिश्चियन उसको बोला जा रहा है, इंडियन क्रिश्चियन था मतलब भारतीय क्रिश्चियन था। एक असिस्ट किया था उसको एंग्लो बर्मा ने, है ना, बर्मीज जो होते हैं बर्मा, एंग्लो बर्मा, उसने भी इसको असिस्ट किया था। एज यूजुअल लोकल तमिल्स भी वहाँ पे आते थे उसको असिस्ट करने के लिए, तो ये सब इसके अंडर में काम करते थे, ठीक है। ऑल दिस शो, ये सारी चीज़ शो करती है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन क्यों कहा जा रहा है, पहले इतना ही बता देती हूँ। देखो, जब ऑल इंडिया रेडियो आया आज़ादी के बाद, तो लोगों के अंदर एकता भरने के लिए उस पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आते थे, और दूरदर्शन मतलब टीवी पे भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते थे जिससे कि लोगों के बीच में भाईचारा डेवलप हो। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि भैया ये जो स्टूडियो है ना, ये तो ऑल इंडिया रेडियो आने से पहले या दूरदर्शन आने से पहले इसी के अंदर इतना ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था, क्योंकि हम देख रहे हैं साउथ का बंदा, इधर का बंदा, उधर का बंदा, सब जो है इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं मिलकर। तो ये चीज़ बता रहे हैं, बिगिन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब यही है कि भाई ऑल इंडिया रेडियो ने और दूरदर्शन ने जब नेशनल इंटीग्रेशन पे काम शुरू भी नहीं किया था ब्रॉडकास्ट करने का प्रोग्राम्स को, उसके पहले इस जेमिनी स्टूडियो में इतना ज़्यादा एका था, ठीक है। द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इन टू द हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। इतना समझो, जो गैंग था, ये पूरा पूरा ग्रुप जो था, यहाँ पर जो लोग थे काम कर रहे थे, नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप बोल रहे हैं ना, नेशनली इंटीग्रेटेड मतलब ये जो इकट्ठे जो अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे, ये क्या कर सकते थे, किसी भी डिसेंट लुकिंग मैन को, कोई भी इंसान है बहुत सुंदर सा दिख रहा है, उसको ले जाके खूब मेकअप पोत के एकदम हीडियस क्रिम्सन बना सकते थे। हीडियस का मतलब बहुत बुरा होता है, भयानक होता है, क्रिम्सन मतलब लाल, ऐसे वो होता है ना, आपने बहुत ज़्यादा रूज लगा दिया, ब्लशर बहुत ज़्यादा लगा दिया, और उसको कैसा बना देते थे, बिल्कुल ह्यूड। ह्यूड का मतलब क्या होता है, ह्यूड मीन्स एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही रंगा हुआ, जो मतलब पुताई सी नहीं हो जाती है ऐसे, ऐसा मॉन्स्टर उसको बना देते थे, पोत पोत के मेकअप उसके ऊपर उसको राक्षस बना देते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक्स, ट्रकलोड्स ऑफ पैनकेक्स मतलब बहुत सारा पैनकेक, बहुत सारा मेकअप उसके मुंह पे लगा लगा के, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोर्शन, और जो बाकी हम बोल सकते हैं लोकली मेड पोशंस मतलब तो लिक्विड्स और लोशंस लगा लगा के ये सब किया जाता था, मतलब उनके चेहरे पे खूब सारे लिक्विड लगा रहे हैं, लोशंस लगा रहे हैं, पैनकेक्स लगा रहे हैं, सब कुछ पुताई करके उसको एकदम ऐसा मॉन्स्टर की तरह बना देते थे। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे, मेनली इंडोर शूटिंग होती थी। ऐसे लिए हमने आज, जैसे अब तो आज तो कहीं पे भी विदेश जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं शूटिंग के लिए, ऐसा नहीं होता था, तब इंडोर्स ही शूटिंग होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉय टू बी मेड अ लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। बेसिकली तुमको ये बता रहे हैं कि भाई अब ना इनको राइटर को ये लग रहा है कि ये जो द सेट्स एंड द स्टूडियो जो था ना, स्टूडियो लाइट जो थी, इसको चाहिए था लड़के और लड़कियों के, यानी कि एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को कैसा करा दे, लुक अगली। अगली बेसिकली वो ना यहाँ पर तुमको मजाक सा उड़ा रहे हैं, ठीक है, लुक अगली कर दे इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, कि वो मतलब सामने से देखोगे ना तो तुम भूत लगेंगे, हाँ थोड़ा स्क्रीन पे देखते हो तो उतना मेकअप नहीं चमकता है, तो वो ऐसा उसको मेकअप किया जाता था। स्ट्रिक्ट हेरारकी वॉज मेंटेन। अब एक और चीज़ स्टूडियो के बारे में तुम्हें बताई जा रही है कि वहाँ एक हेरारकी क्या होता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम वाला जो तरीका होता है, मान लो कि घर में ही नहीं, घर में तो नहीं बता सकते, मान लो हाँ स्कूल में है, तो जो हेड गर्ल होती है, हेड बॉय होता है, उसके पास एक अलग पावर होती है, फिर उसके नीचे वालों की अलग पावर होती है, फिर उसके नीचे वालों का अलग काम होता है, ऐसे। तो वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक एकदम हायरार्की फॉलो की जाती थी
मेकअप डिपार्टमेंट में, मतलब कि जो चीफ मेकअप वाला बंदा होगा, मेकअप मैन होता था, वो चीफ एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस का ही मेकअप करता था। फिर उसके नीचे वाला उसके नीचे वालों का मेकअप करता था, उसके नीचे वाला उनके नीचे वालों का मेकअप करता था। इस तरीके की हायरार्की यहाँ पर मेंटेन की जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली अगली, मतलब बेसिकली तो उसको सुंदर बनाने के लिए करते थे मेकअप। वो इतने गंदे दिखते थे, सामने से भूत लगते थे पूरे। एंड द सीनियर असिस्टेंट एंड द सेकंड हीरो एंड हीरोइन का मेकअप करता था। जो सीनियर असिस्टेंट होता था, जैसे हीरो का दोस्त हो गया, हीरोइन की सहेली हो गई, इनके मेकअप कर देते थे ये लोग। एंड जूनियर असिस्टेंट में वो करता था किसका, द मेन, वो करता था इसका, कॉमेडियन का, एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से हायरार्की फॉलो की जाती थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो भी प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, अच्छा, जो भी प्ले करने वाले एक्टर्स होते थे, प्लेयर्स का मतलब यहाँ उन एक्टर्स से जो प्ले करते थे क्राउड, भीड़ का रोल। मान लो कि किसी मेले का सीन दिखाना है या हॉस्पिटल का सीन दिखाना है, वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाने पड़ेंगे आपको, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस बॉय। तो यहाँ पे एक ऑफिस बॉय है, इसको बहुत पकड़ के रखना ऑफिस बॉय को, है ना। ये ऑफिस बॉय का जिम्मेदारी होता था उनका मेकअप करना। अब क्योंकि भीड़ का मेकअप है तो पुताई की तरह बस लगाता जाता था सबको मेकअप। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। देखो, जेमिनी स्टूडियो का एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज, मतलब मेकअप स्टूडियो का भी अपना ऑफिस बॉय था। जनरली तो एक पूरे स्टूडियो का एक ऑफिस बॉय होता है, लेकिन यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट का भी अलग एक ऑफिस बॉय था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। क्लियर है। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड, जब वहाँ पे भीड़ होती थी, शूटिंग, क्राउड की शूटिंग होनी होती थी, यू कुड सी मिक्सिंग इज पेंट इन अ जाइंट वेसल। तो तुम देख सकते थे कि वो क्या करता था, पेंट को, यहाँ पे मेकअप को ही पेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे पेंट की तरह ही करता था ना, वो सबके मुंह पे ढेर सारा पोत देता था। तो वो एक बड़े से बर्तन में मेकअप घोल लेता था, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं ना, जाइंट वेसल में, एक बड़े से बर्तन में अपना पेंट यानी अपना मेकअप घोलता था। एंड स्लैपिंग, जैसे स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना, तो वो क्या करता था, कूंची से लेकर और फटाफट फटाफट इनके मुंह पे पोतता जाता था। यहाँ पे स्लैपिंग का मतलब एक तरीके से पोतना है, थाप 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 करके पोतता जाता था क्राउड प्लेयर्स पे, भीड़ वाले लोगों पे, यानी कि ढेर ढेर भर भर के मेकअप उनको लगा देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस। अब वो क्यों ऐसा इतना सारा मेकअप लगा रहे हैं कि चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा, कोई भी छिद्र हो, कोई भी पोर हो, तो उसको क्या कर दे, उसको पूरा भर देता था इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ठीक है, अप्लाई इसलिए किया जाता था मेकअप। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब हम मेकअप बॉय बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई 16-17 साल का लड़का नहीं था। इट्स नॉट लाइक दैट। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। वो लगभग अर्ली 40s में था, यानी कि वो 30 से 35 के बीच का था। अर्ली 40s, लेट 40s मतलब उसके आगे की एज। वो अर्ली 40s में था, नहीं 41 to 45 होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना इसको। ही वॉज इन अर्ली 40s, हाँ 41 to 45 भी होना चाहिए। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, और वो इस स्टूडियो में बहुत साल पहले आया था, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर। और वो क्यों आया था, बनने तो वो एक्टर आया था, बन गया बेचारा ऑफिस बॉय। और वो टॉप स्क्रीन राइटर भी बनने आया था, मतलब उसको था कि मैं आ जाऊँगा तो या तो मैं स्टार एक्टर बन जाऊँगा बिल्कुल, या फिर मैं टॉप स्क्रीन जो है राइटर बन जाऊँगा, डायरेक्टर बन जाऊँगा, या फिर लिरिक्स राइटर बन जाऊँगा। लेकिन ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट भी। ये भी बताया गया कि वो थोड़ा बहुत कविताएं भी लिख लेता था, पर बना क्या बेचारा, एक ऑफिस बॉय बन गया। इन दोज डेज आई वर्कड इन आ क्यूबिकल। अब आई कौन है यहाँ पे, देखो इन आई को पकड़ के रखना, ये जो राइटर है ना यही है, और ये स्टूडियो में काम करते थे अशोकामित्रन जी। अब ये बताएंगे कि उन दिनों अशोकामित्रन जी यानी कि मैं एक छोटे से क्यूबिकल, मतलब एक ऐसे छोटे से रूम में काम करता था, जहाँ पर 2 होल साइड्स थी, ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़ बनी हुई थी। फ्रेंच विंडोज़ कैसी होती है, ऐसी खिड़कियाँ जो बाहर की तरफ खुली और सामने गार्डन टाइप कुछ हो। ठीक है, छोटी छोटी 2 विंडोज़ बनी हुई थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। मुझे ये नहीं पता कि उस समय भी इन्हें फ्रेंच विंडोज़ बोला जाता था या नहीं, बट जब इन्होंने लिखा था तब उस तरह की विंडो को, जो कि दोनों पल्ले उसके खुले और ऐसे खुले कि सामने गार्डन टाइप हो, उसको फ्रेंच विंडो बोलते थे। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टर्निंग अप न्यूज़पेपर डे in and day out, most people thought I was doing next to nothing। होता क्या था, इनका छोटा सा कमरा था, वो कमरे पे एक खिड़की बनी हुई थी, खिड़की से लोग इन्हें देखते थे और देखते थे रात दिन ये न्यूज़पेपर की कटिंग कर रहे हैं, बस उसमें से काट के, इनको क्या काम था कि न्यूज़पेपर में से कटिंग काट काट के इनको चिपकानी होती थी कहीं। देखते थे कि लोग मुझे काम करते हुए देखते थे कि मैं डे एंड नाइट, मतलब डे इन डे आउट जो है वो पूरा न्यूज़पेपर को टीयर कर रहा हूँ
और लोगों को लगता था, पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट इनका काम बहुत टायरिंग था इनका काम, है ना. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस नॉट लाइकवाइज टू. और ये भी था कि बॉस को भी ऐसे ही लगता था कि अशोका मित्रन तो कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा काम तो बिल्कुल ज़ीरो है, मैं कुछ खास कर ही नहीं रहा हूँ. सो एनीवन हु फेल्ट, जिसकी मर्जी होती थी, जिसको महसूस होता था आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, वो आता था और मुझे काम दे देता था. उसको लग रहा है मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं, तो जो भी आता था मुझे अपना काम दे देता था. वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिक, और वो क्या करते थे, कोई भी बार्ज मतलब होता है बिना परमिशन के घुस जाना. कोई भी आता था इनके रूम में बार्ज कर देता था, मतलब बिना परमिशन के घुस जाता था इनके क्यूबिकल रूम में. एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और कुछ भी इनको लेक्चर पिला देता था, मतलब इनको बहुत सारी बातें बोल देता था. लोगों के हिसाब से बिल्कुल वेला आदमी है ये. ऐसा था नहीं, लोग ऐसा सोचते थे, ये बता रहे हैं. द बॉय मीन्स ये ऑफिस बॉय जो था इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया. अब मेकअप जो हमारा ऑफिस बॉय है ना, उसने डिसाइड किया आई शुड बी इनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्टर्स. आप थोड़ा ध्यान से समझना. अशोका मित्र ये बता रहे हैं कि जो ऑफिस बॉय था ना, उसने एक दिन क्या सोचा कि वो मुझे इतना ज्ञान देगा, मुझे इनलाइटमेंट करेगा मेरा, किस बात का, कि मैं कितना ज़्यादा लिटरेरी मेरे पास टैलेंट है. किसके पास, वो ऑफिस बॉय के पास. ऑफिस बॉय अपनी भड़ास निकालेगा. उसने ऐसा सोचा इनके पास जाके कि मैं अशोका मित्रन के पास जाऊँगा और मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं कितना टैलेंटेड आदमी हूँ और मेरा टैलेंट यहाँ पे कितना वेस्ट हो रहा है, और मैं क्या काम करूँ, इस डिपार्टमेंट में काम करो जिस डिपार्टमेंट में काम या तो बार्बर्स को करना चाहिए या फिर परवर्ट्स को करना चाहिए. परवर्ट्स होते हैं विकृत पुरुष. कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हैं तो पुरुष लेकिन थोड़ी लेडीज़ की तरह एक्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा अजीब लगते हैं वो, ठीक है. तो कह रही है उनका काम है. ऐसा बोला नहीं, उसने सोचा, ठीक है, उसने डिसाइड किया. समझ रहे हो, अशोका मित्रन ने बताया एक दिन ऑफिस बॉय ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये सारी बातें बोलेगा आके, ठीक है. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग. अब भाई वो मेरे को इतना चाटता था ना ऑफिस बॉय आके, अशोका मित्रन कहते हैं मेरे कमरे में, कि मैं तो प्रे करता था कि क्राउड शूटिंग हो जाए, वो हर वक्त चलती रहे, क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होती थी ऑफिस बॉय को मेकअप करना होता था सबका. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस एपिक्स. और एपिक्स का मतलब होता है बड़े बड़े महाकाव्य, बड़ी बड़ी स्टोरीज. ये फालतू की जो स्टोरीज आके मुझे बता रहा है ना, इसकी लाइफ में ये है, इसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मुझको नहीं सुनना है. सो गॉड से कि ऑफिस बॉय मुझे इतना कुछ सुनाता था. ये बता रहे हैं उस टाइम अशोका मित्रन के जेमिनी स्टूडियो में कौन कौन लोग काम करते थे, किसका बिहेवियर कैसा था. तो कहते थे वो ऑफिस बॉय मुझे इतना एपिक्स सुनाता था, इतनी कहानियाँ सुनाता था, भाई मुझे नहीं सुननी थी. तो मैं ऐसा सोचता था कि बस ऐसे शूटिंग हो क्राउड की और ये मेकअप में लगा रहा है, मेरे पास आके मेरे को ना चाटे. इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब भी आपके पास बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो आप, ठीक है, तो उसके जो भी इंस्टेंसेज होते हैं, जो भी कारण होते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन. जब आप बहुत जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आपकी फ्रस्ट्रेशन का कोई ना कोई और बंदा कारण होता है, ऐसा आप सोचते हो, राइट. आपका एंगर जो होता है वो टूवर्ड्स होता है डायरेक्टेड एक सिंगल पर्सन के, और ओपनली और कावर्डली. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड. और ये जो मेकअप मैन था ना, ये जो बॉय था ऑफिस बॉय, ये इस बात के लिए पूरी तरह से कन्विंस था कि जो भी इसकी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ऑल इज वूज मीन्स जो भी इसकी लाइफ में ट्रबल्स हैं, जो भी ऑफिस बॉय की लाइफ में ट्रबल है, जो भी इग्नोमिनी है, मतलब जो भी इसकी बेइज्जती होती है, जो भी लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, वह ड्यू टू कोथा मंगलम सुब्बू. पकड़ लो तीसरा करेक्टर, कोथा मंगलम सुब्बू. हमें अशोका मित्रन जी बता रहे कि ऑफिस बॉय ऐसा सोचता था कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में उसको जितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो सब का कारण है कोथा मंगलम सुब्बू. एक और करेक्टर आ गया अब कहानी में. सुब्बू कौन थे भाई? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. हमने तुम्हें बताया वहाँ हायरार्की फॉलो होती थी, तो सबसे ऊपर तो हमारे बॉस हो गए, बॉस के नीचे सेकेंड नंबर पे थे हमारे सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में. He couldn't have had a more encouraging opening in films than the grown-up makeup boy had. देखो सुब्बू को ना, he could not have had a more encouraging opening in films. जब भी फिल्म स्टार्ट हुई तो ये जो ऑफिस बॉय था ना, इसको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था. जो ग्रोन अप मेकअप बॉय है, सुब्बू ने बहुत ज़्यादा ओपनिंग के टाइम पर
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखे, उसने बहुत कुछ सीखा नीचे से, कह सकते हैं हम स्टार्टिंग से वो था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म, इतनी एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं थी उस समय, ठीक है, उनको स्ट्रेच से मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा था सब कुछ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल इसके विपरीत बात ये, ही मस्ट हैव हैड अ फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, उसका फेस काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रहता था डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, मतलब वो काम रहता था बेसिकली। जो सुब्बू थे ना, उनका नेचर ऐसा था कि वो बहुत काम रहते थे, ज़्यादा किसी की बुराई बुराई भी नहीं करते थे। व्हेन ही बिगेन हिज करियर, उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी वो बिल्कुल शांत रहते थे। देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, जैसे ये ऑफिस बॉय के टाइम पर थी, एकदम सब कुछ डेवलप्ड हो गया था, सुब्बू के टाइम पर ऐसा नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अवर बॉय, मतलब हमारा जो ऑफिस बॉय है ना, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सुब्बू कम पढ़े लिखे थे, ये बात तुम्हें समझाई जा रही है यहाँ पर। बट बाय वर्च्यू, अगर हम गुणों की बात करें, वर्च्यू की बात करें, ठीक है, क्वालिटीज़ की बात करें, ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, क्योंकि सुब्बू एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए, जो उनके गुण थे वास्तव में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर डिफिकल्ट एफिलेंट सिचुएशंस, तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, एफिलेंट सिचुएशंस उनके सामने रहीं, मतलब वो समृद्ध लोगों के बीच में रहे, ठीक है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा था, एंड पीपल समृद्ध पीपल के साथ वो ज़्यादा रहे, हम कह सकते हैं। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, भाई उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो हर वक्त जो थे बहुत चेयरफुल रहते थे, बहुत खुश रहते थे, एंड इवन आफ्टर हैविंग अ हार्ड इन अ फ्लॉप फिल्म, मतलब उनकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाए तब भी सुब्बू जो थे बहुत ही काम रहते थे। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उनके पास हमेशा दूसरों के लिए काम होता था। अब सुब्बू की एक और क्वालिटी कि वो दूसरों से काम ज़्यादा कराते थे, खुद कम करते थे। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो काम खुद नहीं करते थे, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to the principal's advantage. वो इतने लॉयल थे, जो उनका प्रिंसिपल मतलब उनका जो बॉस था यहाँ पर, ठीक है, उस बात समझना पूरी, उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी अपने बॉस की तरफ बहुत ज़्यादा थी, कम्प्लीटली वो लॉयल थे, और जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी थी वो इसलिए थी कि बॉस के फ़ायदे के लिए काम में आ सके। उनकी क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव आदमी थे, अपने लिए नहीं यूज़ करते थे, बॉस के लिए अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा यूज़ करते थे, बॉस के फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। तो इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वो कितने लॉयल है अपने बॉस के प्रति। समझ रहे हो मेरी बात? ही वॉज टेलर मेड ऑफ फिल्म, टेलर मेड मतलब परफेक्टली फिट थे वो फिल्म्स के लिए। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड, ये एक ऐसे आदमी थे सुब्बू जो एकदम इंस्पायर हो जाते थे व्हेन कमांडेड, जब इनको कोई काम दिया जाता था तो एकदम इंस्पिरेशन के साथ उसको करते थे। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक सीन दिखाना हो, द रैट फाइट्स द टाइगर अंडर वाटर, एक सीन दिखाना हो कि भाई एक जो रैट है, चूहा है, वो लड़े टाइगर से पानी के अंदर और किल कर दे रैट, किसको? टाइगर को। और फिर ये दिखाया कि जो टाइगर है ना, टेक्स पिट नहीं, जो रैट है टेक्स पिट यू ऑन द कब्स, उसको टाइगर के बच्चों पर दया आ जाए, एंड टेंस दैम लविंगली, और उनको बहुत प्यार से वो मतलब रखे या बिहेव करे उनके साथ। अब प्रोड्यूसर को जब ये समझ नहीं आता था, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, तो प्रोड्यूसर सुब्बू को कहता था, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज, और सुब्बू इतनी क्रिएटिव थे कि उनके पास कम से कम 4 तरीके बता देते कैसे रैट जो है पोरिंग अफेक्शन करेगा ऑन द विक्टम्स ऑफ स्प्रिंग पर। वो बोलते थे गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। फिर प्रोड्यूसर ऐसा बोलता था कि हाँ सुबह तुमने काफ़ी अच्छा बताया, बट नहीं, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मुझे चाहिए। द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुबह क्या करते थे, इतने क्रिएटिव थे कि वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। कहते थे सर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते। तभी तो बता रहे कि उनको प्रिंसिपल एडवांटेजेस का मतलब अपने बॉस के फ़ायदे के लिए वो बहुत ज़्यादा ही लॉयल थे, और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऐसे आदमी थे ये सुब्बू जो थे, बहुत क्रिएटिव थे, मतलब 4 आइडिया नहीं समझ में आए तो ठीक है 14 और लो, ऐसे वो व्यक्ति थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। अब पिक्चर बनाना, सब कुछ करना इस तरीके का बहुत ही आसान चीज़ थी सुब्बू जैसे आदमी के साथ अराउंड,
And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during these golden years, मतलब ये एक तरीके के आदमी थे जो काफ़ी अच्छे से, मतलब एक तरीके से जेमिनी स्टूडियो के लिए सेट थे, ठीक है। हु गेव डायरेक्शन डेफिनेशन जिन्होंने दी जेमिनी स्टूडियो को उनके गोल्डन ईयर्स में, इट वॉज सुब्बू, ठीक है। तो वो आदमी कौन था जिसने ये सब किया, वो सुब्बू था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू की अपनी एक आइडेंटिटी थी एज अ पोएट एंड थॉट ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। अब एज अ पोएट वो ऐसा सोचते थे कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स पोएम लिख सकते हैं, बहुत हायर फॉर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं थे। क्यों? ही डेलिबरेटली जानबूझ के चूज़ करते थे टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस। वो भीड़ के लिए, आम पब्लिक के लिए लिखते थे, तो इतना डिफिकल्ट लिखते नहीं थे जितना वो लिख सकते थे। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोज, अब उनको क्योंकि पिक्चरों में बहुत सक्सेस मिल गई तो उसने ओवर शेडो कर दिया, ये भारी पड़ गई एक तरीके से, एंड ड्राफ्टेड इज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और इसकी वजह से फीके हो गए उनके जो लिखने वाले अचीवमेंट्स थे। मतलब अगर सुब्बू फिल्मों में नहीं होते तो वो लिखते इतना बढ़िया थे कि वहाँ उन्हें बहुत अचीवमेंट्स मिलते, बिकॉज वो फिल्मों में काफ़ी सक्सेसफुल हुए, इसलिए ये वाला जो उनका गुण था वो फीका पड़ गया, ठीक है। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उन्होंने कंपोज की बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फॉक रिफ्रेन मतलब रिफ्रेन का मतलब क्या होता है बच्चे, रिपीटेड लाइन्स में, ठीक है। एंड डिक्शन मतलब होता है लैंग्वेज और स्टाइल के लिए आ रहा है। और ऑल्सो रॉट अ स्प्रॉलिंग, उन्होंने स्प्रॉलिंग नावल लिखा है, काफ़ी बड़ा नावल लिखा, और उसका नाम था थिलाना मोहनम्बलम विद डजन, जिसमें बहुत सारे दर्जनों जिसे बोल सकते हैं और वेरी डिफेक्टली एज्ड करेक्टर्स थे। मतलब गहराई से उन्होंने डिस्क्राइब किया था करेक्टर्स को, है ना, दर्जनों करेक्टर्स को इसमें बहुत गहराई से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक रिक्रिएट किया मूड एंड मैनर ऑफ देवदासी। इसका देवदासी जानते हो, ऐसी स्त्रियां होती थी जो मंदिरों में सेवा करती थी, फिर बाद में पुजारी आ गए, फिर उनके थोड़ा अधीन ज़्यादा रहती थी। सो देवदासी प्रथा बहुत गंदी प्रथा थी एक तरीके से, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो उनके मूड्स, उनके मैनर्स पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, सुब्बू बहुत अच्छे एक्टर थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल्स, उन्हें कभी भी वो ऐसा नहीं सोचते थे कि उनको लीड रोल ही मिले या मेन रोल ही मिले, बट वट एवर सब्सिडरी रोल उनको मिलता था, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, वो किसी भी फिल्म में उसको करते थे। किसी भी फिल्म में उनको ऐसा रोल मिला अगर, वो पता है वो मेन कैरेक्टर से भी अच्छा करते थे। ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, जो मेन हीरो होता था पिक्चर का उससे भी ज़्यादा बढ़िया वो एक्टिंग कर लेते थे। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, एक्चुअली में वो सबसे प्यार करते थे, इस तरीके का भी वो करेक्टर थे। ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्विस्टेंसेस। वो एक ऐसे आदमी भी थे कि उनके भाई पास ना बहुत सारे जान पहचान वाले लोग आते रहते थे, मतलब सब आते रहते थे उनके पास। रिलेशंस के लोग आ रहे हैं, जान पहचान वाले लोग आ रहे हैं, एंड इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, अब ये सुब्बू के नेचर के अगेंस्ट था टू बी इवन कॉन्शियस वो हो जाएं कि दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। मतलब वो ऐसा सोचते नहीं थे, उनकी सोच से बिल्कुल अपोजिट बात थी। जैसे लोग सोचते हैं हमारे घर क्यों आ गए, क्यों खा रहे हैं, क्यों हम इन्हें सपोर्ट करें, नहीं, सुब्बू ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। सच अ चैरिटेबल पर्सन थे वो, बहुत ज़्यादा ही। चैरिटेबल जो होता है वो कौन होता है, जो दान वान देता है। एंड इम्प्रोविडेंट मतलब बेपरवाह थे, उनको ऐसी कोई परवाह नहीं थी कि कितने लोग आ रहे हैं कितने खा रहे हैं। यट ही हैड एनिमीज, लेकिन तब भी इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्यों, मतलब क्या ये रीज़न है कि वो बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज थे इसलिए लोग उनसे चिढ़ते थे या उनके दुश्मन बनते थे। और वॉज इट इज़ जनरल डेमिन्योर, या फिर जनरली उनका इतना उत्साह रहता था टू से नाइस थिंग्स कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, उनका ऐसा व्यवहार था, जनरल डेमिन्योर था, दैट रिजेंबल्ड आ स्काई साइकोफेंट्स, मतलब लोग उन्हें चापलूस समझते थे इसलिए लोग उनसे चिढ़ते थे। डेमन्योर का मतलब होता है व्यवहार, साइकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूस, ठीक है। तो क्या इस वजह से थे। और हिज रेडीनेस मतलब उनका जो उत्साह रहता था से करना, मतलब बोलना अच्छी अच्छी बातें, हमेशा एवरीथिंग सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते थे वो बहुत ज़्यादा ही, इसलिए लोग उनसे इतना चिढ़ते थे। इन एनी केस, कुछ भी हो भाई, लोग तो चिढ़ते थे, कोई वजह तो बता नहीं रखी। तो इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू। तो जो हमारा ऑफिस बॉय है ना, वो एक ऐसा आदमी था जो डायरेस्ट थिंग यानी सबसे खराब सोच सकता था सुब्बू के बारे में। सुब्बू से बहुत चिढ़ता था ये, क्यों चिढ़ता था वजह नहीं दे रखी।
यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, भाई तुमने देखा सुब्बू हमेशा बॉस के साथ रहते थे, बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट। अगर हम अटेंडेंस जहाँ लगती है उसमें देखें कि सुब्बू कौन से डिपार्टमेंट के हैं, तो वो स्टोरी डिपार्टमेंट में आते थे, जिसके अंदर एक लॉयर भी था। अब यहाँ पर लॉयर के बारे में आएगा आगे। इन एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू भी थे, लॉयर भी था, और बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे पोइट्स थे। ठीक है, रहते ज़्यादातर वो बॉस के साथ ही थे, पर थे वो स्टोरी डिपार्टमेंट के। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइजर। अब लॉयर को लीगल एडवाइज़र बोला जाता है, बट एवरीबडी जितने भी होते थे वो रेफ़र करते थे इसको एज एन अपोजिट। कहते थे लीगल एडवाइज़र एक ऐसा आदमी होता है जो आपकी मदद करता है, लेकिन ये तो इसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। लॉयर ने क्या गड़बड़ की थी, इसलिए लोग इसके बारे में अपोजिट सोचते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक एक्ट्रेस थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, मतलब टेम्परामेंटल होता है तुनक मिजाज, जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट, एक दिन क्या हुआ, ब्लू ओवर हो गई, मतलब उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया सेट पर। वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, सब लोग शांत हो गए, एकदम स्टंट रह गए। द लॉयर क्वाइटली, चुपचाप लॉयर ने क्या क्या स्विच ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। जब ये गुस्सा कर रही थी तो इसने रिकॉर्ड कर लिया सारा गुस्सा। जब एक्ट्रेस शांत होती है, उसका गुस्सा शांत होता है, तो लॉयर उसको सुनाता है, कहता है 1 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है, वो प्लेबैक कर देता है उसकी रिकॉर्डिंग को। तब क्या होता है, देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग। अब ऐसा नहीं था कि बहुत बुरे शब्द बोल रही है या इनक्रिमिनेट कर रही है, किसी को बहुत दोषी ठहरा रही है, या उसने कुछ बहुत गलत बोल दिया हो, या फिर अनमेंशनेबली फॉल उसने किया हो, यानी किसी को अनमेंशनेबली फॉल मतलब किसी पर तीखा हमला किया हो, कुछ भड़ास निकाली हो। अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, मतलब बेसिकली हाँ, यहाँ पर ये कि वो बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करी थी, और वो बस गुस्सा कर रही थी प्रोड्यूसर के ऊपर, ये सब वो बोल रही थी। टायरेड का मतलब क्या होता है, तीखा हमला कर रही थी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि उसने बहुत ख़राब शब्द बोले, ऐसा नहीं कि उसने कुछ अनुचित, हाँ इसका मतलब होता है अनुचित शब्द बोले, है ना, इसका मतलब होता है खराब शब्द बोले, ऐसा नहीं था। बस वो अपना पूरा जो उसका टायरेट कर रही थी, तीखा हमला कर रही थी, अपनी भड़ास निकाल रही थी प्रोड्यूसर के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस, लेकिन जब वो खुद ही अपनी आवाज़ सुनती है ना, अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्टक टम, वो एकदम चुप हो जाती है बिल्कुल। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक ऐसी लड़की जो एक गाँव की थी, शी हैड एंड गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वो हर तरीके के वर्ल्डली एक्सपीरियंस से कभी गुजरी नहीं थी, इसलिए वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाई। लाइक अभी कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा तो बोलेगा होता रहता है, लेकिन ये ऐसा इसके साथ नहीं हो पाया। शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रोसीड होते हैं किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट एंड सोफेस्टिकेटेड, एंड शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैप्टिवेटेड इनटू, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच गई थी, एक सोफिस्टिकेटेड पोजीशन पे थी। कैटिपुलेटेड का मतलब होता है कि पहुंचा, है ना, कैटिपुलेटेड इनटू मतलब इस पोजीशन पे वो पहुंची थी, हर सेल्फ को लेकर आई थी वो यहाँ तक, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, वो उस डर से, उस टेरर से कभी बाहर नहीं निकल पाई जो उस दिन उसने महसूस किया। दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। अब इस एक्ट्रेस का करियर यहीं ख़त्म हो जाता है। द लीगल एडवाइज़र, जिस मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट का जो था, हैड अनविलिंगली, मतलब वो ऐसा चाहता नहीं था इसका करियर पूरा करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन अनविलिंगली भी ब्रॉट अबाउट द सैड एंड, अब इसका सैड एंड हो जाता है इसी के द्वारा, मतलब कि समझ गए ना, एडवाइज़र के द्वारा इस हीरोइन का पूरा करियर ख़त्म हो गया। ब्रॉट अबाउट द सैड एंड, ठीक है ना, वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर ये पूरी बात ख़त्म हो गई, अब कपड़े पर कहानी आ गई। मेंबर जितने भी थे डिपार्टमेंट के वो पहनते थे एक जैसे कपड़े, सब धोती कुर्ता पहनते थे, तो काइंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लगती थी। खादी की धोती पहनते थे विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड शर्ट, मतलब जैसे क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, मतलब एक कुर्ते टाइप का कपड़ा वो पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र लेकिन इससे अलग पहनता था, पैंट एंड टाई पहनता था, एंड समटाइम्स कोट पहनता था, एंड लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का मतलब कवच, ऐसा लगता था जैसे कवच पहन के आ गया हो, जो युद्धों में नहीं पहनते। ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, इसीलिए वो बिल्कुल अलग दिखता था, अलोन दिखता था, हेल्पलेस दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, अब जो वकील है उसके तो बहुत लॉजिक चलते हैं। एंड यहाँ पर था वो क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में। क्राउड ऑफ ड्रीमर्स किसके लिए कहा गया है भाई, कवि हैं, पोए, है ना, जितने भी पोइट है या स्टोरी राइटर है वो तो क्राउड ऑफ ड्रीमर्स ही हैं, वो कल्पना कर करके लिखते हैं। तो इसमें ये कोल्ड लॉजिक वाला आदमी दिखाई देता है लगा, तो इससे अलग थलग से रहता था, बहुत हेल्पलेस था यहाँ। आ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली, एकदम न्यूट्रल मैन था ये, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज़्यादा गांधी जी को फॉलो करते थे। ठीक है, अब यहीं तक इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।